हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज जो है हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन ए थ्री सेक्टर इकोनॉमी, और इसी को हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ये आपका चैप्टर नंबर 10 होगा। और इस चैप्टर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे कि आपकी अगर जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, इससे पहले हमने दो सेक्टर इकोनॉमी जो है उसकी स्टडी करी थी, जिसके अंदर हमने कंजम्पशन और आपका जो इनकम है उसके भी, और एक हमने देखा था कि आपका कंजम्पशन और सॉरी आपका इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग है वो एक दूसरे के इक्वल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपका क्या है, इकोनॉमी के अंदर इक्वलिब्रियम की कंडीशन थी। तो आज हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो आपकी थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, बेसिकली इसके अंदर जो आपका आता है वो इसके अंदर एक जो रोल आएगा वो गवर्नमेंट का रोल आता है। यहाँ पर हम बात करते हैं सरकार की, किसकी, गवर्नमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के रोल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, कि राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी आपका क्या होता है और गवर्नमेंट की जो भूमिका होती है वो क्या है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे चीज़ समझनी पड़ेगी वो ये है कि जो आपकी फिस्कल पॉलिसी या जो राजकोषीय नीति है वो क्या होती है। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति वो है जिसके जो कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट का जो व्यय है उससे, और जो गवर्नमेंट की इनकम यानी कि जो गवर्नमेंट की आय है उससे संबंधित जो नीति है, जो आपकी पॉलिसी है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। इसके इसकी हेल्प से क्या है, गवर्नमेंट जो है आपकी डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो किस रेट से टैक्स लगाना है, या गवर्नमेंट को अगर अपना एक्सपेंडिचर करना है तो किस प्रकार से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या खर्चा आपकी इकोनॉमी में करती है। बेसिकली अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसके ऑब्जेक्टिव डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इतना समझ सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या है, कि जो प्राइस है, जो कीमत है, उसके अंदर स्टेबिलिटी लेके आए, यानी कि उसके अंदर जो स्थिरता है वो लेके आए। और दूसरा इसके अंदर जो है वो बात करते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस तरीके से, आपका जो आर्थिक विकास है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास की भी गवर्नमेंट बात करती है। बेसिकली क्या है कि अगर जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि जो आपका कंजम्पशन है वो डिपेंड करता था किस चीज़ के ऊपर, जो निर्भर करता था वो डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता था। डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जिसको हम बोलते थे वो आय जिसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से क्या है खर्च कर सकते थे। तो ये डिस्पोजेबल इनकम है, ये बेसिकली डिपेंड करती है गवर्नमेंट की टैक्स सिस्टम के ऊपर, कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स किस रेट से इम्पोज करती है, यानी किस रेट से जो है आपके ऊपर कर लगाए जाते हैं, वही आपकी क्या है डिस्पोजेबल इनकम या जो आपका खर्च करने योग्य आय है उसका निर्धारण करती है। क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, आपका जो कंजम्पशन लेवल है, यानी कि जो आपका भोग का स्तर है उसको ये प्रभावित करता है। कि अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है अगर वो कम होती है तो आप कंजम्पशन भी क्या करेंगे, कम करेंगे। और ये एग्रीगेट डिमांड को करेगा, यानी कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होती है। और अगर आपकी डिमांड कम होती है तो फिर प्रोडक्शन भी कम होता है और जो आपकी इनकम है वो भी कम होगी। तो जो फिस्कल पॉलिसी है उसके हेल्प से आपका क्या है, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से चीज़ों को ठीक कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट की बात करें कि जो आपका फिस्कल पॉलिसी है वो ब्रॉडली अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो दो टाइप की होती है। एक एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं विस्तारवादी, कि जिसके अंदर आपके जो ज़्यादा खर्चे किए जाते हैं। तो एक हमारे पास होती है विस्तृत राजकोषीय नीति, इसको हम बोलते हैं क्या, विस्तृत राजकोषीय नीति। और दूसरा हमारे पास जो होती है उसको हम बोलते हैं संकुचित राजकोषीय नीति। ये क्या है हमारे पास, संकुचित राजकोषीय नीति। तो विस्तृत राजकोषीय नीति क्या होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या है
अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है कि यहाँ पर आपका क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है और जो आपका टैक्स है उस टैक्स को क्या करती है, गवर्नमेंट कम करती है। यानी कि जो सरकारी व्यय है उसको बढ़ाया जाएगा और जो कर है उसको कम किया जाएगा, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसको बढ़ाया जा सके। तो जो आपको आर्थिक आर्थिक विकास है उस आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। क्यों? जब गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा करेगी तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं देश के, उनके पास जो है वो पैसा जाएगा। तो ये डिटेल में कैसे जाता है उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो गवर्नमेंट है अगर वो खर्चा करती है और टैक्स को कम करती है तो इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी। दूसरा इसके अंदर जो जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेंसरी फिस्कल पॉलिसी, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आपकी क्या होती है, जहाँ पर आपका जो टैक्स है उसको ज़्यादा लगा गवर्नमेंट का है और जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कम किया जाता है। ये किस कंडीशन में ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है? जब आपकी जो कंडीशन है मार्केट में वो क्या हो, इन्फ्लेशन की कंडीशन हो, यानी कि महंगाई की स्थिति जब होती है तो इस प्रकार की जो पॉलिसी है वो यूज़ की जाती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो आपके जो फिस्कल पॉलिसी के उद्देश्य क्या हैं, जो आपके पास राजकोषीय नीति जो है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है ग्रोथ विद फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूर्ण रोजगार के साथ विकास। पूर्ण रोजगार के साथ विकास, कि आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसको अचीव करें। और जो गवर्नमेंट है उसका फोकस होता है कि किसी भी देश के अंदर वो फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति लेके आए। यानी कि अगर किसी भी देश के अंदर 10 लोग हैं तो 10 लोगों की कोई क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिले। कि 10 लोग अगर रहते हैं तो अगर 10 के 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, रोज़गार मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन। तो हर एक जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन सभी को क्या है, रोज़गार मिल जाए। दूसरा, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर को और रिड्यूस करती है किसको, टैक्स को। यानी कि जो सरकारी व्यय है, सरकारी व्यय को इंक्रीज किया जाता है और जो टैक्स हैं, जो कर हैं, उनको कम किया जाता है। तो इससे क्या है, जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज होता है। यानी कि जो निजी व्यय है, निजी व्यय यानी कि निजी उपभोग भी हम इसको बोल सकते हैं, वो उपभोग क्या है आपका, बढ़ेगा। और जब उपभोग आपका बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि देश में जो एग्रीगेट यानी कि समग्र मांग जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी बढ़ेगी। साथ में जो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो डिमांड है लेबर की वो भी इंक्रीज होती है, और साथ में जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो साथ में जो लोगों की इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड की प्राइस स्टेबिलिटी, की गवर्नमेंट क्या है, प्राइस को स्टेबल करती है, कीमत स्थिरता इसका एक और ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी इन केस ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, कि अगर मान लीजिए कभी क्या हो कि प्राइस बढ़ रहे हो या आपका क्या हो, इन्फ्लेशन की कंडीशन हो, कि अगर मान लीजिए कभी क्या हो कि आपकी जो कीमत स्तर है, प्राइस लेवल या कीमत स्तर अगर आपका बढ़ता है, हम इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि मुद्रा स्फीति की अगर कोई स्थिति हो, इन्फ्लेशन की अगर कोई कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ता है। कि अगर एग्रीगेट डिमांड आपकी कम होगी तो आप प्रोडक्शन कम करेंगे और जो प्राइस है वो भी डाउन आ जाएंगे। तो इसको करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट कुछ मेजर स्टेप उठाती है कि जैसे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो सरकारी व्यय है, वो सरकारी व्यय को कम किया जाता है। और अगर सरकारी व्यय कम किया जाता है तो जो प्राइवेट इनकम जो होगी लोगों की, जो लोगों के पास पैसा होगा वो कम हो जाएगा। और अगर पैसा कम होगा तो जो कंजम्पशन करते हैं, जो उपभोग करते हैं, और वो भी क्या होगा, कम। और अगर उपभोग कम होगा तो प्रोडक्शन कम होता है, और इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी आपका क्या है, नीचे की तरफ चला जाता है।
और अगर एम्प्लॉयमेंट नीचे जाएगा तो जो लोगों की इनकम है वो इनकम भी आपकी क्या है, कम हो जाएगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं। प्लस जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें भी क्या है, इंक्रीज़ किया जाता है कि सरकार क्या है, जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक प्रकार से डायरेक्ट टैक्स है, उस टैक्स को क्या है इंक्रीज़ कर देगी। और अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया तो जो डिस्पोजेबल इनकम जो आपकी होती है वो डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम हो जाएगी। तो अगर आपके पास इनकम डिस्पोजेबल इनकम कम है तो इस कंडीशन में जो आपका कंजम्पशन है, जो आप उपभोग करते हैं, वो उपभोग भी आपका कम होता है। और अगर आपका उपभोग कम होगा तो वो आपकी जो प्राइस बढ़ रहे हैं उस बढ़ते हुए प्राइस को रोक देगा, क्योंकि मार्केट में जो है वो जो गुड्स की डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो एक कंडीशन ये होती है। और इसकी इन्वर्स कंडीशन भी होती है कि अगर मार्केट के अंदर जो है वो डिफ्लेशन की कंडीशन हो तो उसमें ये चीज़ें जो है वो इस वर्षा हो जाती हैं, यानी कि इसका उल्टा कंडीशन आपकी हो सकती है। रिडक्शन इन इकोनॉमिक अनइक्वालिटी की जो आर्थिक असमानता है, उस असमानता को दूर करने के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक असमानता। कि आर्थिक असमानता की कमी, कि जो आपके एक जो देश है उसके अंदर कुछ लोग रिच होते हैं और कुछ लोग क्या है आपके पुअर होते हैं। तो जो रिच और पुअर का जो बीच का एक गैप होता है, इस गैप को कम करने के लिए भी क्या है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का यूज़ कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि गवर्नमेंट क्या है टैक्स लगाती है और टैक्स से पैसा जो है वो रिच लोगों से किसकी तरफ चला जाता है, गवर्नमेंट की तरफ। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उससे पैसा रिच से अगर गवर्नमेंट की तरफ जाता है तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा, जो गवर्नमेंट की इनकम जो होगी, गवर्नमेंट उस इनकम का यूज़ किसके लिए करती है, पुअर लोगों के लिए। तो पुअर लोग जो है उनकी जो हेल्प है वो हो जाती है और जो उनकी लाइफ है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। तो और जो ये अनइक्वलिटी है आपकी पुअर और रिच के बीच में, ये अनइक्वलिटी कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट की, कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्या है राजकोषीय नीति के, तो इंस्ट्रूमेंट यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं उपकरण। ये है हमारे पास उपकरण, कि आपके पास जो राजकोषीय नीति है उसके क्या क्या उपकरण हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टैक्सेशन पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं क्या, कर नीति। कि जो सरकार की कर लगाने की, जो टैक्स लगाने की जो पॉलिसी है, वो एक तरीके से आपका इंस्ट्रूमेंट होता है किस चीज़ में, फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का। कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के पास पैसा रहे, लोग पैसे को खर्चें, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो टैक्स है वो टैक्स कम लगाया जाता है। अगर कम टैक्स लगाया जाएगा तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो खर्च करने योग्य आय है, वो ज़्यादा होगी। और लोग जो है वो एग्रीगेट डिमांड को ज़्यादा करेंगे। और अगर डिमांड आपकी ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो भी ऊंचा होगा। और साथ में जो आपका इनकम लेवल जो है वो भी ऊंचा होता है। और कंडीशन इसकी वॉइस वर्सा भी हो सकती है, कि जो कंडीशन है वो इसकी इनवर्स भी यहाँ पे हो सकती है। और इसी के अंदर क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखा जाता है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो किस तरीके से काम करता है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कि जो सरकारी खर्चा है, जो सरकारी खर्च की जो नीति है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सरकारी जो खर्च है उसकी नीति का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, जो आपकी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर। तो सबसे पहले अगर इसके अंदर इम्पैक्ट देखें, पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय इंकर्ड बाय बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर किस तरीके से आपका इम्पैक्ट पड़ता है। कि वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय, इसको क्या बोलते हैं हम, वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय। कि अगर जो गवर्नमेंट है वो अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज अगर परचेज करती है तो उससे जो लोगों की जो क्या फ़र्क, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसी को हम, ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, पब्लिक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के ऊपर।
यानी कि इसी को हम हिंदी बोलते हैं क्या, सरकारी व्यय गुणक। सरकारी व्यय गुणक जो है इसके ऊपर ये प्रभावित जो प्रभाव है इसका पड़ता है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, के जी से। और के जी क्या है आपके पास, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जी। डेल्टा जी आपका किस चीज़ को शो करता है, ये शो करता है चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि जो सरकार खर्चा कर रही है उस सरकार के खर्चे में कितना परिवर्तन आया है, और इस सरकारी व्यय के परिवर्तन से जो कुल जीडीपी है जो उसमें कितना परिवर्तन आया है, इसको शो करता है क्या, आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पहले आपके पास 100 था, ये इंक्रीज होके कितना हो गया 200। और उसके बाद जो आपकी इनकम है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं क्या, जीडीपी, या आप इसको बोल लीजिए चेंज इन इनकम, कि जब आपके पास 100 रुपये ये आपके पास पब्लिक एक्सपेंडिचर था तो आपकी जीडीपी कितनी थी 200, और उसके बाद आपकी जो जीडीपी है वो कितनी हो गई 400। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि पब्लिक खर्चे में जो चेंज आया है वो 100 का है, और जो आपकी इनकम में चेंज आया है वो कितने का है 200 का। तो ये आपके पास 200 अपॉन में जब आप इसको 100 करेंगे तो वैल्यू जो आती है वो 2 की आती है। कि अगर सरकारी जो खर्चा है उसमें अगर 2 गुना वो होता है तो आपकी जो इनकम है उसमें भी 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उसके बाद जो आपका पब्लिक है वो अनकर्ड ऑन द ट्रांसफ़र पेमेंट की जो आपके हस्तांतरण भुगतान है, ट्रांसफ़र पेमेंट को हम बोलते हैं क्या, हस्तांतरण भुगतान। कि आपके हस्तांतरण भुगतान क्या होते हैं, बेसिकली इसके अंदर जो है वो सारी पेमेंट्स आती हैं जो कि गवर्नमेंट की एक ही साइड की पेमेंट होती है, गवर्नमेंट को उसके बदले में वापस कुछ भी नहीं मिलता। जैसे आपका ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, तो ऐसी पेमेंट्स को क्या है हम ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट हैव एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड बट श्योरली दीज टेंड टू राइज द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन इकोनॉमी। बेसिकली जो आपका ये कह रहा है कि जो आपके ट्रांसफ़र पेमेंट या जो हस्तांतरण भुगतान जो है वो क्या होते हैं, कि वो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है उसको जो इनडायरेक्टली जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये है कि अगर आपकी मान लीजिए किसी को बच्चे को क्या है स्कॉलरशिप मिलती है, तो अगर उसको स्कॉलरशिप मिली है तो उस स्कॉलरशिप के पैसे से क्या है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देता है, क्योंकि जब उसके पॉकेट में पैसे आएंगे तो वो खर्चा करेगा, और जब खर्चा किया जाता है वो किसी ना किसी गुड्स जो है उसी के ऊपर खर्चा किया जाता है। तो ये आपके पास आता है। उसके बाद आता है पब्लिक डेप्ट पॉलिसी, कि आपका जो सरकारी जो ऋण है, सार्वजनिक ऋण नीति जिसको हम बोलते हैं क्या, सार्वजनिक ऋण नीति। कि सार्वजनिक ऋण नीति आपकी क्या है, इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं कि सरकार को जो अगर आपका जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन है तो सरकार उस पर के अंदर क्या है 2 तरीके की पब्लिक डेप्ट यानी जो आपकी सार्वजनिक ऋण है उसकी नीति को अपना सकती है। एक आपके पास इंटरनल आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एक हमारे पास इंटरनल आता है आंतरिक, और एक हमारे पास आता है बाह्य। अगर हम बात करें आंतरिक या बाह्य ऋण नीति की, तो आंतरिक ऋण नीति आपकी क्या होती है, जो आपके पास आंतरिक ये ऋण नीति है उस है गवर्नमेंट देश के अंदर जितने भी आपके बैंक हैं इनसे लोन जो है वो ले सकती है। और जो आपके पास एक्सटर्नल आपके पास जो नीति आती है उसको हम बोलते हैं क्या, विदेशी ऋण। एक्सटर्नल का जो एक मीनिंग है यहाँ पर वो आपका मीनिंग होता है क्या, विदेशी ऋण। कि आपकी जो विदेशी ऋण है उसकी क्या नीति है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती है। कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट से जो है वो आंतरिक ऋण यानी कि बैंकों से अगर पैसा जो है वो लोन पर लेती है और उस पैसे को क्या है गवर्नमेंट खर्च करती है, कि अगर गवर्नमेंट है उस पैसे को जो है एक्सपेंडिचर जो है उसको इंक्रीज़ करा तो ये एग्रीगेट डिमांड को जो है वो इंक्रीज़
कर देता है। और अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और साथ में जो लोगों की इनकम है वो भी इंक्रीज होती है। तो लोगों की अगर इनकम इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो अचीव है वो आपका होने लग जाता है। तो ये एक हमारे पास आता है। उसके बाद हमारे पास आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसको हम बोलते हैं क्या, घाटे की वित्त व्यवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था या आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो, सिंपल मीनिंग अगर मैं इसको बताऊं तो क्या है कि मान लेते हैं कि गवर्नमेंट, दो चीज़ें हैं गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट की एक तो एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम बोलते हैं सरकारी व्यय, ये क्या है सरकारी व्यय, और दूसरा हमारे पास क्या है गवर्नमेंट की इनकम। तो ये हमारे पास है सरकारी आय। सरकारी आय एक कंडीशन होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट इनकम, कि गवर्नमेंट का वह है वो ज़्यादा है किससे, गवर्नमेंट की आय से। तो इसके बीच का जो ये गैप है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना 100 का और जो गवर्नमेंट की इनकम है वो कितनी है आपकी 50, तो 50 है और ये 100 है, तो गवर्नमेंट के पास क्या है 50 रुपये की कमी है। और इस 50 रुपये की कमी को जो है वो कौन पूरा कर सकता है, आरबीआई। कि आरबीआई क्या करे, न्यू नोट जो है उनको छाप कर गवर्नमेंट की जो ये 50 रुपये की कमी है इस कमी को पूरा करे। तो ऐसी जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग कंडीशन, कि जब गवर्नमेंट के जो है वो आपकी इनकम कम हो और उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, तो उसको पूरा करने के लिए क्या है, आरबीआई न्यू नोट छापता है। और न्यू नोट अगर ये छापेगा तो उसके बाद गवर्नमेंट का जो पैसा है वो कहाँ जाता है, पब्लिक के अंदर, यानी कि जो लोग हैं उसके अंदर जाता है और उनकी जो इनकम है उस इनकम को वो बढ़ा देता है। और इनकम के बढ़ने से जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज आपकी हो जाती है। तो ये चीज़ आती है। उसके बाद ये हमने पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि क्या क्या द फिजिकल पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉम्बैट इन्फ्लेशन, कि इसको हम बोलते हैं कि राजकोषीय नीति, इसको हम क्या लिख सकते हैं, राजकोषीय नीति मुद्रास्फीति को रोकने के एक उपकरण के रूप में, कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो मुद्रास्फीति को रोके तो उस कंडीशन में क्या है, किस तरीके की जो स्थिति है उसको किस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो उपकरण हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है कि आपका जो यहाँ पे एक चीज़ समझने की है वो ये है कि जो आपकी मुद्रास्फीति है उसका मतलब क्या है। इसका सिंपल मीनिंग होता है कीमत का बढ़ना, कि अगर मान लीजिए बाज़ार में जो आपकी चीज़ें हैं अगर उनकी कीमत जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन की कंडीशन। तो इस इन्फ्लेशन की कंडीशन से किस प्रकार से लड़ा जा सकता है, पहला तो आपके पास है डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि अगर जो सरकारी खर्च है अगर उस सरकारी खर्च को जो है वो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर उसको कम कर दिया जाए तो लोगों के पास जो परचेजिंग पावर होगी, परचेजिंग पावर लोगों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर यानी परचेजिंग पावर जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रय शक्ति, कि अगर लोगों के पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो लोगों के पास जो क्रय शक्ति यानी कि जो लोगों की इनकम है वो इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर लोगों की इनकम कम है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी। और जो आपकी पास जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है जहाँ पर जो कीमतें हैं अगर वो बढ़ रही हैं तो कीमतें आपकी बढ़नी क्या हो जाएंगी, बंद। उसके बाद हमारे पास है इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट, की जो आपका सरकारी खर्चा है, जो ऋण है आपके सरकारी, उन ऋणों को क्या हो बढ़ा दिया जाए। कि अगर गवर्नमेंट जो है वो लोन जो है उनको बढ़ा दे, गवर्नमेंट लोन को अगर बढ़ा देगी तो पैसा जो है वो पब्लिक से यानी कि जो लोग हैं लोगों से कहाँ पर आता है, गवर्नमेंट की तरफ।
कि ये पैसा यहाँ पर था और ये पैसा अब कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ। तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो परचेजिंग पावर थी लोगों की, जो क्रय शक्ति थी, वो क्रय शक्ति लोगों की क्या हो जाएगी, कम। तो क्रय शक्ति अगर लोगों की कम होगी तो लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड जो है उसको कम करेंगे, और जो आपके पास इन्फ्लेशन की कंडीशन है, वो इन्फ्लेशन की कंडीशन कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, डिले इन पेमेंट ऑफ ओल्ड डेप्ट्स, के जितने भी ओल्ड डेप्ट्स हैं, जितने भी सरकार के पुराने खर्चे हैं, जो पुराने लोन लिए जो हुए थे गवर्नमेंट ने, उन पुराने ऋणों को जो है देने में देरी कर दे। कि अगर लोगों को जो ऋण देने हैं सरकार को, अगर वो ऋण गवर्नमेंट वापस नहीं करती है, तो जो पब्लिक के पास पैसा जाना चाहिए था, जो लोगों के पास पैसा जाना चाहिए था, जो मनी जानी चाहिए थी, वो लोगों के पास नहीं जाती। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो लोगों से पैसा लिया था वो पैसा लोगों को वापस नहीं करा। और अगर लोगों के पास पैसा वापस नहीं करा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो लोगों की इनकम होती है वो इनकम क्या है, कम रहती है। और अगर इनकम कम है तो एग्रीगेट डिमांड भी आपकी कम रहेगी, और जो कीमत स्तर है वो भी आपका, प्राइस लेवल भी आपका क्या रहेगा, कम। उसके बाद हमारे पास आता है कि एक जो गवर्नमेंट के पास इंस्ट्रूमेंट है वो ये है कि इंक्रीज इन टैक्स, कि जो अगर टैक्स जो है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। कि अगर मान लीजिए किसी इंसान की जो इनकम है वो 1000 है, और जो टैक्स रेट है उसके ऊपर 10% लगता है, तो 100 रुपये जो है टैक्स पे देता है, और जो 900 रुपीज़ जो उसके पास बचेंगे, 900 क्या है, उसकी डिस्पोजेबल इनकम है, इसको वो अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है वो इनकम आपके पास 1000 रहती है, लेकिन जो आप टैक्स देते हैं वो आप अब 30% टैक्स आप उसमें देते हैं, तो अब आपने 300 रुपये तो क्या है गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे कर दिया। जो आपकी इनकम बची है वो कितनी, 7.5, जो आपके पास 700 रुपये जो है आपके पास इनकम बची है, अब आप 900 के कंपैरिजन पहले से कम इनकम आपके पास बचती है, और इसी इनकम को आप खर्च कर सकते हैं जब आपके पास पैसे कम है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास परचेजिंग पावर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रय शक्ति, ये क्रय शक्ति भी आपके पास क्या है, कम रह जाएगी। और अगर क्रय शक्ति कम है तो आप चाहकर भी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, तो जो आपके पास एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड भी आप कम करेंगे। तो इस एग्रीगेट डिमांड के कम होने के कारण आपकी जो कीमत स्तर है, जो प्राइस लेवल है, वो कम आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आता है सरप्लस बजट पॉलिसी, की जो गवर्नमेंट है वो इस प्रकार का जो बजट है उसको पेश कर सकती है कि जिसमें सरकार की इनकम तो ज़्यादा हो, कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा हो, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कम हो। तो ऐसी पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट अडोप्ट कर सकती है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, जो आपका सरकारी खर्च है वो हर एक कंडीशन के अंदर आपका क्या है, कांस्टेंट रह सकता है। कि इसके अंदर क्या है कि जो आपकी जीडीपी है वो सरकारी व्यय को प्रभावित नहीं करती। इसी चीज़ को जो है आपकी टेबल और जो डायग्राम है इसके अंदर शो किया गया है, कि जो गवर्नमेंट की जो रियल जीडीपी है, जो वास्तविक जो आपके सकल घरेलू उत्पाद है वो दिया हुआ है कि अगर वो 0 है तो अभी जो गवर्नमेंट का डिज़ायर एक्सपेंडिचर है वो आपके पास कितना है, 100। तो गवर्नमेंट का जो डिज़ायर्ड जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको दिया है कि वो आपके पास कितना है, 100 है हर एक कंडीशन के अंदर। और जो इसके संबंध में जो गवर्नमेंट की जो जीडीपी है वो जीडीपी आपकी क्या है, कंटिन्यूसली आपकी इंक्रीज होती है। पहले 0 थी, फिर 200, 400, 500, 800, 1500, 2000, 2500, तो 3000, यानी कि आपकी जो जीडीपी है उसके कंटिन्यूसली बढ़ने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो सरकारी वह है, वो बढ़े। और इसी चीज़ को जो है वो डायग्राम से दिखाया कि आपके पास दो एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है हमारे पास, ओ एक्सिस, और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। और यहाँ पे दिखाया है कि जो आपके पास गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल है, इस 100 के इक्वल है। और ये 100 के इक्वल ही क्या है, आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहता है, चाहे आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। उसके बाद अगर हम बात करें टैक्स फंक्शन की, तो टैक्स फंक्शन क्या है इसके अंदर, कि सरकार जो है वो आय के ऊपर एक प्रकार से टैक्स लगाती है, और इस टैक्स की जो रेट है उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि चाहे आपकी इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आपकी एक इनकम के ऊपर फिक्स इनकम टैक्स जो है वो लगेगा, किसकी रेट से, 20% की दर से। तो ये क्या है, 20% है, और 20% का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो
जीडीपी है उससे आपका जो टैक्स है वो 20% आपका लगेगा। कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो कितनी 0 है, और अब 0 इनकम के ऊपर जो आपका टैक्स रेट है वो भी कितना है 20, तो भी अब जो रिवेन्यू होगी टैक्स है वो 0 होगी। तो मान लीजिए अब आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है 200, और इस 200 के ऊपर कितना है 20% टैक्स है। तो इस 20 का अगर हम निकालें तो 20 निकालना है, अगर हमें निकालना है किसका, इस 200 का, तो 20% हमारे पास कितना आता है 40। तो ये 20% जो आपने टैक्स दिया है वो टैक्स किसके इक्वल है 40 के। तो ये 40 रुपीज़ आपके पास क्या है, जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को वो चला जाता है, और 140 आपके पास डिस्पोजेबल, जो 160 है वो आपके पास क्या है डिस्पोजेबल इनकम बचती है। इसी प्रकार से अगर आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होके हो जाती है 400, तो 400 के ऊपर आपका जो टैक्स लग रहा है वो 20% लग रहा है, क्योंकि हमने मानना है कि जो आपका टैक्स रेट है उसको 20% फिक्स। तो अब क्या है 400 का 20% अगर आप निकालते हैं तो ये आता है 80 रुपीज़ के ऊपर। तो अब जब आपकी इनकम कितनी 80, तो आप 80 रुपये उस पर क्या है टैक्स पे गवर्नमेंट को करते हैं। इस प्रकार से आप क्या है कंटिन्यूसली आप टैक्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ मेज़र करेंगे कि जिस इंसान की इनकम जितनी ज़्यादा है वो गवर्नमेंट को क्या है उतना ही ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करता है, यानी कि जो गवर्नमेंट की टैक्स की जो इनकम है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो आपकी चाहे स्मॉल हो या आपकी इनकम जो है वो बिग हो, दोनों के ऊपर ही क्या है एक इक्वल रेट से टैक्स जो है यहाँ पे भी आपके पास कितना है 20% टैक्स था, और यहाँ पर भी जो इनकम है जो है उसके ऊपर आपका 20% टैक्स लगाया गया है। तो हाई इनकम और जो लो इनकम है दोनों ही कंडीशन के अंदर जो टैक्स लगाया है वो टैक्स आपका इक्वल लगाया गया है। और इसी चीज़ को क्या है यहाँ पर डायग्राम से दिखाया गया है कि आपकी जो दो डायग्राम है हमारे पास, एक आपके पास ये डायग्राम ए है और एक हमारे पास क्या है डायग्राम बी है। जो ए डायग्राम है उसके अंदर जो टैक्स की जो रेट है उस टैक्स की रेट को दिखाया गया है कि आपका 20% टैक्स जो है वो लगाया जाता है, चाहे आपकी जो इनकम है वो 800 के इक्वल हो या आपकी इनकम जो है वो 2500 के इक्वल। कि आपके पास जो ओ एक्सिस है उसके ऊपर हमने रियल जीडीपी को लिया है, और जो आपके पास ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने टैक्स को लिया है। तो यहाँ पे जो आपका टैक्स का रेट है उसको 20% माना है, और अगर आपकी इनकम जो है वो 800 है तो 800 का अगर हम 20% निकालें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आता है 160 रुपये के आसपास। तो 160 रुपये आपको क्या है टैक्स देने पड़ेंगे। उसी प्रकार से अगर आपकी इनकम जो है वो बढ़कर कितनी हो जाती है 2500, तो 2500 का भी क्या है 20% हम टैक्स लेते हैं, जो कि आपका आता है किसके 500 के इक्वल। तो 500 अब क्या हो जाएगा टैक्स। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे ही जो है इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो टैक्स का जो परसेंटेज है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो उससे मिलने वाली जो इनकम है वो क्या है इंक्रीज हो जाती है। कि पहले आपको 160 मिल रही थी और अब ये इंक्रीज होकर कितनी हो गई 500। तो 500 आपकी जो है वो इनकम इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद टैक्स रिवेन्यू की यहाँ पे हमने बात करी है कि आपकी जो टैक्स रिवेन्यू है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपके पास ओ वाई के ऊपर रियल इनकम, और जो आपके पास सॉरी ओ एक्सिस के ऊपर रियल इनकम, और जो ओ वाई है उसके ऊपर हमने रियल रिवेन्यू को लिया है जो टैक्स से आप अर्न करें। कि अगर आपके पास 800 अगर आपकी इनकम है तो 20% टैक्स के हिसाब से 160 रुपये जो है वो टैक्स की रिवेन्यू जो है वो जनरेट करी है। कि अगर आपकी इनकम जो है वो बढ़कर कितनी हो जाए 2500, तो इस कंडीशन में जो आप टैक्स 20% जो आप टैक्स से इनकम अर्न करेंगे वो कितनी है 500 के इक्वल। जब आपकी इनकम बढ़ी तो टैक्स से जो रिवेन्यू आता है टी आर जिसको हमने लिखा है, तो वो भी आपका क्या है इंक्रीज हो जाता है। कि ये पहले कितना था 160, तो इस 160 से इंक्रीज होके कितना हो गया है 500। तो ये 500 अब क्या है हमारे पास टैक्स की इनकम होती है। उसके बाद हम बात करें जो बजट सरप्लस है, तो बजट सरप्लस आपके पास क्या होता है, ये बेसिकली आपका जो गवर्नमेंट की जो इनकम है किससे टैक्स से, कि गवर्नमेंट की इनकम क्या है किससे टैक्स से। कि यहाँ पर हम मान के चलते हैं
कि ये क्या है, टैक्स रिवेन्यू है। टैक्स रिवेन्यू कितना ज़्यादा या कितना कम है किससे, आपकी जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बजट सरप्लस। तो बजट सरप्लस जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो आपका जो टेबल है, हम उस टेबल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे एक जो आपके पास इसमें आता है कि बजट सरप्लस, और यहाँ पे दूसरा जो वर्ड इसने यूज़ करा है पब्लिक सेविंग फंक्शन, वो बेसिकली रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, पब्लिक सेविंग और रियल जीडीपी के बीच में। कि जो आपके पास सार्वजनिक बचत, हमारे पास क्या है यहाँ पर, सार्वजनिक बचत और वास्तविक जीडीपी, यानी कि जो आपके पास रियल जीडीपी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को जो है बताता है आपका पब्लिक सेविंग फंक्शन। तो पब्लिक सेविंग फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, ये आपके पास अगर टैक्स से जो इनकम आपने जनरेट करी है वो टैक्स इनकम माइनस अगर हम इसमें से कर दें क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पब्लिक सेविंग या बजट सरप्लस। इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं बचत आधिक्य फलन या बजट आधिक्य फलन, हम इसको बोल लेंगे। तो इसको हम एक टेबल से देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक टेबल है, और इस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ली हुई है। कि ये जो आपके पास ये ए कॉलम है जिसके अंदर हमने लिया है रियल जीडीपी को, और जो आपके पास ये बी कॉलम है इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लिया है, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि सरकारी व्यय, कि सरकार कितना पैसा खर्च करती है वो। और उसके बाद एक हमारे पास जो है सी कॉलम है जिसके ऊपर लिया है टैक्स रिवेन्यू, कि अगर जो इनकम है, जो जीडीपी है, अगर उसके ऊपर 20% टैक्स लगाया जाए तो कितनी जो है इनकम जनरेट होती है। और यहाँ पर जो है आपका बजट सरप्लस लिया हो गया है जिसको हम बोलते हैं बजट आधिक्य। तो बजट आधिक्य को हम कैसे निकालते हैं, टैक्स से जो इनकम जनरेट हुई है वो, और माइनस क्या कर दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट हमारे पास अगर आपकी रियल जीडीपी 0 है तो भी आपका जो खर्चा है वो 100 रुपये का है, और इस कंडीशन में जो आप टैक्स से इनकम वन करेंगे वो कितनी है, 0। तो आपके पास जो बजट सरप्लस है वो कितना आएगा, वो आपके पास आता है -100। क्यों, क्योंकि जो आपसे अपने टैक्स में जो इनकम अर्न करी है ये क्या है, टैक्स इनकम है। और टैक्स इनकम में से अगर मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को निकाल दूँ, क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, बजट सरप्लस। तो यहाँ पे आपके पास 0 कितनी क्या है, इनकम है, और जो आपने खर्चा किया है वो कितना, 100 का। तो -100 आपके पास क्या है, बजट सरप्लस बचता है। उसके बाद अगर आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 200, लेकिन आप खर्चा कितना करते हैं, खर्चा आपके पास 100 है। तो अब आपके पास जो ये सॉरी, ये आपके पास रियल, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। इसकी जगह हम क्या करते हैं कि जो आपके पास ये 200 इनकम आपकी इंक्रीज हुई, तो इस 200 का जो टैक्स से इनकम कितनी जनरेट हुई है वो हम यहाँ पे देते हैं। तो टैक्स से इनकम जो जनरेट होगी वो 200 की जो इनकम जनरेट होती है वो आपके पास कितनी है, 40। कि ये 40 हमारे पास क्या है, टैक्स इनकम है। तो ये हम टैक्स इनकम, तो टैक्स इनकम हमारे पास कितनी है, 40, माइनस अगर मैं इसमें से कर दूँ क्या, 100, तो हमारे पास जो आएगा और ये 60 आएगा, और ये -60 हमारे पास क्या है, बजट सरप्लस है। उसके बाद इसी तरीके से हम बाकी चीज़ें जो है वो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो एक सेकेंड जी। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 400। तो 400 का अगर हम 20% निकालें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 80 के। तो ये आपकी टैक्स इनकम है, और आपके पास जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कितना दिया हुआ, वो आपका दिया हुआ 100। तो अब क्या है, 80 माइनस में अगर हम 100 करें तो ये आपके पास आ जाता है क्या, -20। तो अब आपके पास जो बजट सरप्लस है वो -20 है। उसके बाद आपके पास 500 है, कि अगर आपकी इनकम 500 है तो 500 का 20% टैक्स इसके ऊपर लग गया, तो ये आपके पास जो इनकम है टैक्स की वो कितनी है, गवर्नमेंट की 100।
तो गवर्नमेंट की जो टैक्स की इनकम है वो 100 है, तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो भी कितना है, 100 है, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक कंडीशन के अंदर जो खर्चा लिया है उसको फिक्स लिया है। तो अब आपकी जो टैक्स से जो आप इनकम जनरेट करेंगे वो बजट सरप्लस आपके पास कितना है, 0। उसके बाद अगर आपकी जो इनकम है वो बढ़ के हो जाती है 800, टैक्स आपके ऊपर लगता है 20%, तो इस 20% पे कितना है, 160 अगर माइनस करें 100, तो अब आपके पास कितना है, 60, और अब की बात आपके पास जो है प्लस 60 है। तो इस तरीके से आप क्या है, बजट सरप्लस फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली। तो इसी को हम क्या है, डायग्राम से देख सकते हैं कि आपके पास दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। और ओ वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास किसको शो करता है, नेगेटिव को। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि आपके पास जो ओ एक्सिस है इसके ऊपर हमने रियल जीडीपी को लिया है, और जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने बजट सरप्लस को दिखाया है कि अगर आपकी जब इनकम 0 थी तो उस कंडीशन के अंदर जो आपके पास बजट सरप्लस था, वो बजट सरप्लस आपके पास कितना था, -100। और ये -100 क्यों आया था, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 0 है और जो कंजम्पशन जो था वो कितना था गवर्नमेंट का, 100 का। तो ये कितना आया था आपके पास, -100। उस तरीके से धीरे धीरे फिर क्या है, आपकी जो सेविंग है, जो आपके पास बजट सरप्लस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। और ये जो है जब आपकी इनकम जो है वो 400 से बढ़ जाती है, यानी कि 500 के आसपास जब आपकी इनकम होती है, तो 500 पे हमने कितना टैक्स लगाया था, 20%, और इससे इनकम कितनी जनरेट हुई थी हमारे पास, 100 के इक्वल। और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, वो गवर्नमेंट के पास जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, वो भी आपका 100 था। तो हमने क्या करा था, 100 अगर हम माइनस करें 100, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो आपके पास ये 400 है, जो आपके पास रियल जीडीपी है 400 के बाद जो जो आपके पास 500 है, यहाँ पर आपका जो बजट सरप्लस जो है वो आपके पास कितना है, 0। उसके बाद अगर हम लास्ट फर्दर की बात करें तो फर्दर आपके पास अगर जो इनकम आपके पास कितनी है, 800, तो इस 800 जो है इनकम के ऊपर आप जो जनरेट करेंगे बजट सरप्लस वो कितना है, 800 के ऊपर आपने टैक्स लगाया 20%, तो आपकी जो इनकम है वो 160 हो गई। इनकम 160 है, कंजम्पशन आपके पास कितना था, आपके पास 100 था, तो आपके पास जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, +60। तो ये इस तरीके से जो है हम शो कर सकते हैं कि आपका जो बजट सरप्लस है वो फंक्शन होता है किसका, इनकम का। बजट सरप्लस जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो आपकी आय के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरीके से आप क्या है, डोमेस्टिक सेविंग फंक्शन भी निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, घरेलू बचत फलन। तो घरेलू बचत फलन जो है वो क्या होता है आपका, ये क्या है, इसको हम लिखते हैं घरेलू बचत फलन। तो घरेलू बचत फलन आपका पास क्या है, ये जो आपके पास प्राइवेट सेविंग और जो पब्लिक सेविंग है दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइवेट जो आपके पास डोमेस्टिक सेविंग है वो। तो प्राइवेट जो आपके पास सेविंग है, ये प्राइवेट सेविंग आपकी जो इनकम है और उसके इक्वल जो है, प्राइवेट सेविंग इज इक्वल टू इनकम लेस डायरेक्ट टैक्स एंड लेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन इकोनॉमिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें पब्लिक सेविंग की, पब्लिक सेविंग क्या होती है, पब्लिक सेविंग या जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइवेट सेविंग, एक हमारे पास होती है प्राइवेट सेविंग। तो सबसे पहले हम प्राइवेट सेविंग यानी कि जिसको हम बोलते हैं निजी बचत। तो निजी बचत आपके पास क्या होती है कि मान लेते हैं कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है, 100 है। इस 100 इनकम के ऊपर क्या है, जो टैक्स है वो लगाया जाता है कि आपके पास जो है वो टैक्स कुछ इम्पोज करा गया, और इस टैक्स इम्पोज करने के साथ साथ कुछ पैसा आपने क्या है, कंजम्पशन करा, यानी कि कुछ पैसे का आपने उपभोग करा। तो जब ये दोनों होने के बाद जो पैसा आपके पास बचेगा उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइवेट सेविंग। तो प्राइवेट सेविंग आपकी कैसे निकालते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये में के ऊपर आपके ऊपर क्या है, एक तो टैक्स लग गया और एक आप इसको क्या है, कंजम्पशन करेंगे। तो अगर मान लेते हैं टैक्स आपके पास कितना है, 10%, यानी कि 10% अगर टैक्स है तो ये
10 रुपये के इक्वल गया है, आपके ऊपर टैक्स लग गया। और कंजम्पशन आपने कर लिया कितने का, 80 रुपीज़ का। 80 रुपीज़ का आपने कंजम्पशन करा, क्या 100 में से माइनस हम कर दें क्या 80 जो आपने कंजम्पशन करा है, प्लस 10 रुपये का आपने टैक्स पे करा है। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये 100 माइनस 90 आएगा, और अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये 10 रुपये आपके पास बचेंगे। ये 10 रुपये आपके पास क्या है, प्राइवेट सेविंग है, क्योंकि आपने कंजम्पशन भी कर लिया, यानी कि जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो चीज़ें आपने खरीद भी ली, और जो फिर भी आपके पास पैसे बचे हैं वो तो कितने हैं, 10 रुपये। तो ये आपके पास क्या है, प्राइवेट सेविंग है। उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक सेविंग की, तो ये कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को जो इनकम अर्न होती है किससे, टैक्स से, उसमें से अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पब्लिक सेविंग। तो पब्लिक सेविंग यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास ये आता है क्या, पब्लिक सेविंग। तो पब्लिक सेविंग आ गई हमारी। तो अगर हमें निकालना है क्या, डोमेस्टिक सेविंग, तो डोमेस्टिक सेविंग हमारे के पास क्या होती है, प्राइवेट सेविंग प्लस में पब्लिक सेविंग। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, घरेलू बचत, और ये हमारे पास क्या है, निजी बचत, प्लस अगर हम इसमें कर दें क्या, सार्वजनिक बचत को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक सेविंग। तो इसी चीज़ को क्या है, यहाँ पर इस डायग्राम में शो करा गया है कि आपके पास दो एक्सिस है, एक आपके पास ओ एक्सिस है और एक आपके पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने रियल जीडीपी को लिया है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने सेविंग यानी कि बचत को लिया है। ये हमें हमारे पास एक लाइन है जो कि आपके पास क्या है, सेविंग लाइन को शो करती है, जो कि आपको दिखाती है कि जो डोमेस्टिक लेवल की जो सेविंग है वो एस प्लस में टी माइनस जी के इक्वल आपके पास होती है, जो कि आपका फंक्शन है किसका, इनकम का, यानी कि जो इनकम है इससे प्रभावित आपके पास होती है। और अगर हम बात करें इसकी एस पॉइंट से स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आपके पास होती है। और अगर इस पॉइंट को हम नाम दें ई, तो ई पॉइंट के ऊपर ये क्या है, ज़ीरो है। और इस ई से ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो पास जो डोमेस्टिक सेविंग है वो पॉजिटिव आपके पास होती है। तो ये था आज का लेक्चर। तो अगर इस लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।